अच्छा जनाब, आज है 10 नवंबर 2023 और एडेक्सल यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और इस वक्त चल रहा है मटेरियल का चैप्टर। मटेरियल के चैप्टर में पहले फ्लूइड कर चुके हैं, फ्लूइड्स के बाद सॉलिड कर चुके हैं। सॉलिड अभी चल रहा था कि सॉलिड में ही, अगर आपको याद हो तो हम लोग लास्ट क्लास के अंदर हुक्स लॉ कर चुके हैं। हुक्स लॉ का मतलब F इक्वल टू के एक्स कर चुके हैं। एनर्जी की इक्वेशन कर चुके हैं। एनर्जी या वर्क है हाफ एफ एक्स, यह इक्वेशन है हाफ के एक्स स्क्वायर। और इसके काफ़ी सारे सवाल कर चुके हैं। आज हम बेटा थोड़ी सी बात को बढ़ाना चाहते हैं, और बात को बढ़ाने के लिए बेटा आज की क्लास की हेडिंग दीजिएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या चीज़ होती है? तो स्ट्रेस को बेटा हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि आईजीसीएसई में ओ लेवल्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ाते हैं आपको, प्रेशर। और प्रेशर की डेफिनेशन होती है कि हम जितनी फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया पर, तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया हम एग्जर्ट करते हैं, तो वो तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है जनाब। अच्छा, जब हम स्ट्रेस पढ़ाते हैं तो टीचर बड़े आराम से अगेन बोल देता है कि सर स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और बच्चा चुपचाप से मान लेता है, कहना है ठीक है भाई। लेकिन अगर मैं पूछूं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मैं डिफरेंस अभी आपको बताता हूँ डिफरेंस है क्या चीज़। दोनों फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है, अभी स्ट्रेस का मतलब अभी बताऊंगा डिफरेंस के साथ। ठीक है। अलबत्ता ये मैंने लिख दिया है कि जो मैंने प्रेशर फोर्स लगाई है, ये मैंने एक्सर्ट की है। अच्छा, जब बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो पर यूनिट एरिया पर, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर सम टाइम डीफॉर्मेशन हो जाती है। और जब उसमें डीफॉर्मेशन होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो डीफॉर्मेशन होती है, उस डीफॉर्मेशन को हम लोग कह देते हैं स्ट्रेन। ठीक है जनाब। मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाने से उस ऑब्जेक्ट की शेप में, उसके साइज में डीफॉर्मेशन हो गई। सही जनाब। और जब साइज में या शेप में डीफॉर्मेशन हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और स्ट्रेन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूजनल स्ट्रेन, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक होता है शेयरिंग स्ट्रेन। आपके यहाँ एक ही स्ट्रेन है, और उसका कोई नाम भी उन्होंने अलग से नहीं रखा है, खाली स्ट्रेन ही बोल देते हैं। और उस स्ट्रेन में वो करेंगे क्या? तो सर वो स्ट्रेन में करेंगे ये कि कोई स्प्रिंग होगा, इस स्प्रिंग की कोई सर्टेन लेंथ होगी, उस स्प्रिंग के साथ किसी लोड को हैंग कर देंगे। सर जब लोड हैंग करेंगे ना, तो लोड हैंग करने से स्प्रिंग की लेंथ बढ़ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये है स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ। और जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से स्प्रिंग की लेंथ स्ट्रेच हो गई, स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई। तो बेटा जितनी लेंथ बढ़ गई, उस बढ़ी हुई लेंथ को डेल्टा एल भी लिख सकते हो, चेंज ऑफ लेंथ। और इसको एक्सटेंशन की वजह से कुछ टीचर ई लिखते हैं, कुछ टीचर एक्स लिखते हैं। और फिर मैं भूल गया, अब्दुल मोमिन आप बताना, हम लोगों ने लास्ट वीक आपको फॉलो किया था, आपकी टीचर ने ई लिखवाया था एक्स लिखवाया हुआ है? अब्दुल मोमिन एक्स, तो चले हम आपके एक्स को ही फॉलो करते हैं। ठीक है जनाब। तो एक्सटेंशन, जो स्प्रिंग में लेंथ में एक्सटेंशन हो रही है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स। तो कहते हैं जनाब, अगर आप किसी स्प्रिंग पर लोड हैंग करें, और लोड हैंग करने से जो एक्सटेंशन हो रही है, उस एक्सटेंशन को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें, तो इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। और देखा जाए तो इट इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, के लेंथ में कितना फ्रैक्शनल चेंज आ गया है। तो स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ एंड इट इज इक्वल टू एक्सटेंशन divided by original length. It is called strain. And strain is the measurement of deformation. किसी ऑब्जेक्ट की शेप में, साइज में जो डिफॉर्मेशन आएगी, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है जनाब। अच्छा, आपने किसी स्प्रिंग को बेटा खींचा, उसमें स्ट्रेन आ गया। जब स्ट्रेन आया, तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट इलास्टिक है, तो जब वो इलास्टिक है ना, तो बेटा वो अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस जाने की कोशिश करेगा। और जब ओरिजिनल शेप पे जाने की कोशिश करेगा, तो जो रिएक्शन फोर्स पैदा होगी, जो इलास्टिक
रीस्टोरिंग फोर्स होगी, वो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स जो स्प्रिंग को वापस लाने की कोशिश कर रही होती है जनाब, वही इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्चुअली वो स्ट्रेस है। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर टीचर भी गलत पढ़ाते हैं कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं इट इज ए स्ट्रेस। काम चल जाएगा क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बराबर होती हैं, तो जो फोर्स लगा रहे हो वो भी स्ट्रेस। लेकिन ईमानदारी की बात है कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन होती है, डिफॉर्मेशन की वजह से स्ट्रेन, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस पैदा होता है। और कहते हैं यही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के साथ। और आप में से जो मैथ का स्टूडेंट होगा, जो फंक्शन समझता होगा, तो उसे ये बात समझ में आएगी कि स्ट्रेस डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्ट्रेन पर। तो पहले स्ट्रेन आएगा किसी फोर्स लगने की वजह से, उस स्ट्रेन से पैदा होगा स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक। अच्छा, अगर इतनी बहस में नहीं भी जाए, डेप्थ में नहीं भी जाए, तब भी काम चलता है क्योंकि कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं। बस थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने करा दिया कि जो फोर्स मैं लगा रहा हूँ इट इज प्रोड्यूसिंग डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन की मेजरमेंट इट इज बाय स्ट्रेन, strain is the change of length per unit original length, it is the fractional change in length। इस strain की वजह से जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स वापस लाने की कोशिश करती है, वो रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस क्रिएट करती है, एंड दिस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद स्ट्रेन विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और बेटा जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो इक्वल के बाद कोई कांस्टेंट आएगा, स्ट्रेन बेटा यहाँ मल्टीप्लाई है, स्ट्रेन वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, और जब स्ट्रेन वहां जाकर डिवाइड होगा तो इस कांस्टेंट रेशो का नाम होता है यंग मॉडुलस। इसका नाम होता है यंग मॉड्यूलस। यंग मॉडुलस को कुछ टीचर ई से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका एक और नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ टीचर वाई से डिनोट करते हैं। हम फॉलो करेंगे अब्दुल मोमिन के टीचर को। जी बेटा, आपके टीचर क्या लिखवा रहे हैं, ई या वाई? ई लिखवा रहे हैं, चले हम ई से चलते हैं। ऑल दो यार ई बड़ा कंफ्यूज करता है, ई फॉर एनर्जी भी चल रहा होगा और ई फॉर यंग मॉडुलस भी चल रहा होगा, लेकिन चले हम आपके टीचर को फॉलो करेंगे। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। ठीक है जी। तो बेटा मोहम्मद, आपने क्लास थोड़ी सी लेट शुरू की है, तो जो मैं कहानी बता चुका हूँ इस कहानी में अगर आप सिर्फ 3 अल्फाज याद कर लें तो काम चल जाएगा। स्ट्रेस होता है, क्या बात है जनाब, स्ट्रेस होता है जी फोर्स, नहीं उसको बोलो, अभी मैं क्या बोलूं, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। हाँ, फोर्स पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड स्ट्रेस, force per unit area it is called stress, strain it is equal to extension per unit original length, number 3 young modulus it is equal to stress over strain। ठीक। और स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली इसका जो ग्राफ होगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन जब तक उसके अंदर लिमिट नहीं आ जाती, और लिमिट आने के बाद ग्राफ टर्न हो जाएगा वगैरह वगैरह। और आप सारे माशाल्लाह रेगुलर स्टूडेंट हैं कॉलेज के, तो अगर ये 3 4 बातें जहन में रखें तो पेपर के सारे सवाल हो जाते हैं। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द शीट, पीएमटी शीट। और बस इतनी सी थ्योरी अगर आपको आती हो तो काफ़ी है। चलिए जनाब, थ्योरी के बाद अब हम चलते हैं अपनी पुरानी शीट पर, जो शीट हमारी चल रही थी। इस शीट में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हुआ हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने रोक दिया था सवाल, क्योंकि ये सवाल उस टाइम तक हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन का टॉपिक नहीं पढ़ा था। अब पढ़ चुके हैं, तो अब चलें जनाब इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, तो जरा क्वेश्चन सुने। क्वेश्चन बेटा ये है कि पहले तो वो पूरी एक कहानी सुनाएगा
कि जनाब आँख में लेंस लगा हुआ है और लेंस के अंदर ये होता है वो होता है वगैरह वगैरह। जो काम की बात है वो ये है कि भाई वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन है। जब आपकी यंग एज होती है तो यंग एज में हमारे आँख के लेंस पर जो उसके करीब के मसल्स होते हैं, जब वो मसल्स स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्सर्ट कर रहे होते हैं, हम दूर देखते हैं करीब देखते हैं, दूर देखते हैं करीब देखते हैं, तो आई लेंस के करीब जो मसल्स होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं, कंप्रेस होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, कंप्रेस होते हैं। तो उनके स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ है वो किसी 23 ईयर ओल्ड एज के लिए बनाया गया है और फिर एक 30 ईयर ओल्ड के लिए बनाया गया है। ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं इन दोनों ग्राफ को देखें और दोनों ग्राफ को देख के कमेंट करके बताएंगे इन दोनों के ग्राफ में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। तो जरा डिफरेंस सुनिएगा। डिफरेंस ये है कि जब हम सेम स्ट्रेन लेते हैं, देखिए कभी भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली किसी एक चीज को सेम लेना पड़ेगा। ठीक है जनाब। तो मैंने फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन स्ट्रेन ले लिया। ठीक है जनाब। इस सर्टेन स्ट्रेन पर मैं चेक करूंगा कि मुझे कितना स्ट्रेन मिलता है। याद रखिएगा स्ट्रेन होता है रिएक्शन फोर्स। ठीक है जनाब। तो आप देखिएगा 23 ईयर्स ओल्ड वाला जो लेंस है ना वो मुझे कम स्ट्रेस दे रहा है। और याद रखिएगा जो कम स्ट्रेस दे रहा है, ठीक है जनाब, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशो इट इज यंग मॉडुलस। ठीक है। सेम स्ट्रेस के ऊपर जा रहा हूं तो देखिएगा 23 ईयर ओल्ड का जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कम आ रही है। सर अगर उसकी वैल्यू कम आ रही है ना, उसकी वैल्यू कम आ रही है तो उसमें इलास्टिसिटी की का जो मॉडुलस है वो छोटा आ रहा है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम आ रही है। ठीक है। अच्छा जो 30 ईयर एज है, ठीक है जनाब, ये 23 ईयर वाले का है। अब मैं 30 ईयर वाले के ऊपर जा रहा हूँ। जब मैं 30 ईयर वाले पे जाता हूँ तो 30 ईयर वाले पे जरा देखिएगा सेम स्ट्रेस के ऊपर जा रहा हूँ ग्राफ के ऊपर। और जब मैं सेम स्ट्रेस के ऊपर जा रहा हूँ, सॉरी सेम स्ट्रेन के ऊपर जा रहा हूँ, तो मुझे स्ट्रेस यानी रिएक्शन फोर्स ज्यादा मिल रही है। तो जिसकी रिएक्शन फोर्स ज्यादा मिल रही है उसका यंग मॉडुलस ज्यादा है। और जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, मैं कहूंगा वो ज्यादा स्टिफ है। तो हमारी जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनकी स्टिफनेस खराब हो रही होती है, उनकी सॉफ्टनेस खराब हो रही होती है और वो मोर स्टिफ हो रहे होते हैं। और जितने स्टिफ होंगे ना वो अच्छी चीज नहीं होती है। तो उसके अंदर जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होती है वो आंख के लिए ज्यादा अच्छा होता है। तो कहते हैं जनाब फॉर 30 ईयर ओल्ड, जो हमारे पास ग्राफ है 30 ईयर ओल्ड का, ठीक है जनाब, ये यहाँ पे आंसर लिखे ना जो मैंने मार्किंग स्कीम से ऊपर कॉपी पेस्ट मारा हुआ है। जो 30 ईयर ओल्ड है उसके ऊपर मुझे स्ट्रेस ज्यादा मिल रहा है फॉर अ सर्टेन स्ट्रेन। कंपेयर करा रहा हूँ 23 और 30 ईयर वाले को, तो मुझे स्टिफनेस ज्यादा मिल रही है। ठीक है जनाब। 30 ईयर पर स्टिफनेस ज्यादा मिल रही है, मोर स्टिफ हो गया है आई लेंस के मसल्स। ठीक है जनाब। तो 30 ईयर पर यंग मॉडुलस ज्यादा है। जहन में बिठाइए जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा, जितना ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू ज्यादा होगी, तो जनाब वो चीज उतनी ज्यादा स्टिफ होगी। ठीक। तो बस इस वाली बात के ऊपर कमेंट्री को दिमाग में रख लीजिए। और मोहम्मद आपसे कमेंट्री करवाना चाहूंगा बेटा, मुझे बताइएगा कि 23 ईयर ओल्ड और 30 ईयर ओल्ड में जब हमने ग्राफ देखा तो बताइए किस एज में जो मसल्स होते हैं वो ज्यादा इलास्टिक होते हैं और किस एज में जाके स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। जी बेटा मोहम्मद। स्टिफ हो जाते हैं और ये आंख के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होती है। ठीक है। और बचपन के अंदर जाहिर सी बात है इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो ये चीज हमें पता चल रही है कि जनाब हमें जो 30 ईयर ऊपर है वो यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा मिल रही है। अच्छा उसके बाद कह रहे हैं कि आपने जो कमेंट्री की है ये इसकी रीजन दे और ग्राफ को देखते हुए। ठीक है जनाब। तो हमने इसकी वजह ये बताई है कि जनाब 30 ईयर पे स्टिफर क्यों हो गए, क्योंकि 30 ईयर के ऊपर यंग मॉडुलस की वैल्यू ज्यादा आ रही है। यंग मॉडुलस की वैल्यू क्यों ज्यादा आ रही है? सर ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो ज्यादा यंग मॉडुलस आ रहा है। जब ज्यादा यंग मॉडुलस आ रहा है तो जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो गए हैं। तो इस पूरे सवाल में सारा जोर मेरा इस बात पर है कि जितना ज्यादा यंग मॉडुलस होगा
उतनी ज्यादा स्टिफनेस होगी। और इसी तरह आपको याद हो हुक्स लॉ में भी F इक्वल टू के एक्स था। जब F इक्वल टू के एक्स था तो K की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा स्टिफ होता है, इसीलिए इसका नाम होता है स्टिफनेस कांस्टेंट। और देखा जाए तो यंग मॉडुलस भी स्टिफनेस का ही कांस्टेंट है। ठीक है ना, आप तो जहन में बेटा इस वाली बात को बैठाइएगा कि यंग मॉडुलस हमें बताता है स्टिफनेस। जितना ज्यादा यंग मॉडुलस उतनी ज्यादा स्टिफनेस, जितना ज्यादा यंग मॉडुलस उतनी ज्यादा स्टिफनेस। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इस क्वेश्चन को खत्म करने के बाद और आगे चलें, क्वेश्चन 5। हाँ बेटा बोले बोले। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? देखिए, जब तक स्ट्रेट लाइन होगी ना, जब तक वो जब तक वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्ट यंग मॉडुलस को या हुक्स लॉ को ओबे कर ही नहीं रहा। जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, जब तक वो लॉ लॉ को ओबे कर रहा है। और जहां ग्राफ खराब हो गया तो हम ये कहेंगे कि अब ये यंग मॉडुलस वाले लॉ को या यंग्स लॉ को या हुक्स लॉ को अब ये फुलफिल नहीं कर रहा। लॉ को खराब कर दिया इसने, लॉ खराब हो गया। ठीक है बेटा। तो अगर लॉ के अकॉर्डिंग टू द लॉ होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगी, और जब अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं होगा तो ग्राफ इस तरह से खराब हो जाएगा, यानी वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर चुका है। अच्छा जी, और सवाल अभी देखेंगे बेटा जकी, अच्छी बात है आपने क्वेश्चन रेज किया। और अभी हम इसी जैसे और सवाल देखेंगे, आज यंग मॉडुलस को ही डील कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी यंग मॉडुलस को लेकर के है। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन नहीं है इसमें, भी थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है। 2 मार्क का क्वेश्चन क्या, जरा सुनिएगा। कह रहे जनाब, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्टिगेशन में यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। एक वायर का यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। उस वायर पे एक टेंसाइल फोर्स लगाई। सवाल, सर टेंसाइल फोर्स क्या होती है? ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कराती है, ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में टेंशन इंक्रीज कराती है, इट इज कॉल्ड टेंसाइल फोर्स। ठीक है जनाब। एक होती है कंप्रेसिव फोर्स जो दबाती है, एक होती है टेंसाइल फोर्स जो किसी चीज को स्ट्रेच कर रही होती है। तो स्ट्रेच करने के लिए फोर्स लगाई 14 न्यूटन। और जब 14 न्यूटन की फोर्स लगाई तो वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर थी। 2 मीटर ओरिजिनल लेंथ थी। डायमीटर इतना था, ठीक है। लेंथ इंक्रीज हो गई 0.2%। 0.2%। ठीक है जनाब। अब 0.2%, ये बताइए 2 मीटर का 0.2% जरा कैलकुलेट करके बताइएगा कितना होगा, ताकि मैं उसी से आपको अगली बात जरा समझाने में मुझे हेल्प होगी। 2 मीटर का 0.2%, आप जरा सॉल्व करके नंबर बोलना क्या होगा। 0.004 ऐसा ही है बेटा। ठीक है ना, 0.004। अच्छा, 0.004 को अगर मैं फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई 100 कर भी दूं ताकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये बन जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। या 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 मिलीमीटर। और 4 मिलीमीटर ना बहुत छोटा सा एक्सटेंशन होगा। ठीक। अब क्वेश्चन में हमसे फरमाइश क्या कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा। कह रहे हैं क्यों वायर की लेंथ जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। जवाब, सर वायर जितना लंबा होगा ना उसमें एक्सटेंशन उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि एक्सटेंशन हो रही है 0.2%। तो लेंथ थी 2 मीटर, तो एक्सटेंशन 4 मिलीमीटर हुई। और 4 मिलीमीटर काफी माइन्यूट सी एक्सटेंशन है, जिसे मेजर करना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन वायर जितना ज्यादा लंबा होगा उस पर फोर्स लगाने से एक्सटेंशन उतना ज्यादा होगा। जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उसको मेजर करना उतना आसान होगा। जितना मेजर करना आसान होगा ना, उतनी कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी मिनिमाइज हो जाएगी। अनसर्टेनिटी उतनी मिनिमाइज हो जाएगी। बस इतनी सी बात कहनी है, तो जरा सुनिएगा। सर जितना लंबा तार होता है उसमें उतनी ज्यादा एक्सटेंशन होती है। जितनी ज्यादा एक्सटेंशन होती है उसकी मेजरमेंट करना उतनी आसान होती है। और जितनी आसानी से मेजरमेंट करेंगे ऑब्वियसली उतनी अनसर्टेनिटी स्मॉल होती चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन तो मुझे यूनिट 3 टाइप लग रहा है, लेकिन जहन में रख लें कि जितना लंबा तार होगा एक्सटेंशन ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन उसकी मेजरमेंट करना भी उतनी आसान होगी,
और उसकी अनसर्टेनिटी उतनी मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ रहा है जी असली सवाल। असली सवाल का मतलब जिसके अंदर कैलकुलेशन हो, जिसमें यंग मॉड्यूलस हम लोग कुछ करें तो लगे हाँ भाई हमने कोई काम किया है। तो जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले एक कहानी सुना रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा मेटल स्फेयर है, मेटल स्फेयर को एक स्ट्रिंग से बांध के लटका दिया है। ऊपर पूरी कहानी उन्होंने सुनाई। पूरी कहानी को छोड़े, जो असल सवाल है बेटा वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से असली सवाल शुरू हो रहा है। ठीक है ना। असली सवाल क्या है सर? असली सवाल ये है कि स्फेयर का मास 28 kg है। सही जनाब। अच्छा जी, रीफर्बिशमेंट हो रही है और इसके जो वायर को रिप्लेस कर दिया है। अब कह रहे हैं स्टील के हमारे पास इतने सारे तार अवेलेबल है। ठीक है जनाब। ये बहुत हैवी पेंडुलम था जिसको जिस वायर से लटकाया हुआ था, तो कंपनी ने बोला भाई इसका वायर चेंज कर दो। तो वायर चेंज करने के लिए हमारे पास इतने थिकनेस के वायर पड़े हुए हैं। कह रहे हैं जनाब कि इन सारे वायर में कौन सा थिनेस्ट वायर है जो हम स्फेयर के साथ लटका सकते हैं और सेफली लटका सकते हैं। सेफली कम से कम थिनेस्ट वाला हमने ज़रा से बात तलाश करना है। और ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना है, यानी अगर इतना स्ट्रेस आएगा तो इतने स्ट्रेस पर वायर टूट जाएगा। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, यानी समझ लो स्ट्रेस की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसको अगर आपने क्रॉस किया तो वो चीज टूट जाएगी। इट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, और इसको हम लोग 9702 में कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। खैर, ब्रेकिंग स्ट्रेस जिसके ऊपर वो टूट जाएगा। अच्छा जी, अब ये जब उन्होंने हमें ये बात बता दी तो अब गौर कीजिएगा, एक तरह से उन्होंने हमें स्ट्रेस बता दिया और स्ट्रेस बताने के अलावा उन्होंने हमें ये वाला पूरा डाटा दे दिया। तो बेटा इस पूरे डाटा को मैं स्क्रीनशॉट कर रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट करके क्योंकि इसी वैल्यूज़ को ले लेके मैंने नीचे काम करना है, तो चले जनाब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन क्या है सर? कैलकुलेशन ये है कि थिनेस्ट वायर कौन सा तार यूज़ करूँ, यानी मुझे डायमीटर डिसाइड कराना है। कैसे डायमीटर डिसाइड कराऊँ तो ज़रा सुने सर। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जनाब। फोर्स क्या है सर? इस क्वेश्चन में फोर्स है स्फेयर का वेट। स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? मैक्सिमम वैल्यू उसने दी हुई है। तो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है तो मैंने एक तरह से मिनिमम एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया को बेटा सब्जेक्ट बना लो। एरिया को बेटा मैं उधर ले गया और हाथ के हाथ बेटा मैं नंबर भी पुट करना चाह रहा हूँ। फोर्स होगा इसका वेट, और वेट कहाँ से आएगा सर? वेट होता है mg। बॉब का मास 28 kg, ग्रेविटी 9.8। इट इज वेट। वेट इज एक्टिंग एज अ फोर्स डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस 3.1 एक्सपोनेंट 8। ठीक है जनाब। इसे एरिया आ जाएगा। एरिया नहीं निकालना जी, मुझे डायमीटर डिसाइड कराना है। तो एरिया होता है जी पाई d² अपॉन 4। तो जो भी रिजल्ट आएगा, आप शायद कोई बच्चा मेरी हेल्प करे, तो उसे मैं रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, पाई से डिवाइड करा दूंगा, डायमीटर स्क्वायर है अंडर रूट करा दूंगा। तो सब कुछ सॉल्व करके मुझे डायमीटर मिल जाएगा। और डायमीटर का मैं इंतजार करने के बजाय मैं मार्किंग स्कीम से देख के अगर आंसर कर दूं तो हमारी टाइम की थोड़ी बचत हो जाएगी। तो आंसर आ रहा है जी 1.06 मिलीमीटर -3। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल 3। तो जो आपने एक्सपोनेंट -3 बताया उसको आंसर वाले ने मिलीमीटर में कन्वर्ट करके लिख दिया। पता ये चला कि कम से कम एरिया, कम से कम डायमीटर इतना होना चाहिए। अब इस डायमीटर से कम पे जाओगे तब तो तार टूट जाएगा। तो 0.71 mm वाला सर तार टूट जाएगा, 0.91 mm वाला तार टूट जाएगा। तो जो इस 1.06 से कुछ बड़ी वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सी वाली है? तो सर वो वैल्यू है हमारे लिए 1.22 mm। ठीक है जनाब। तो मैंने क्या लिखा जनाब कि 1.22 mm diameter wire is thinnest available wire। इन चारों वायर में से, बल्कि 5 दिए में वायर, 5 में से 0.71 फेल है, 0.91 फेल है, 1.22 पास है। 1.22 से आगे तो फिर सारे ही चलेंगे,
और उसमें जो थिनेस्ट है इट इज 1.2 mm। ठीक है जनाब, इसमें से जो थिनेस्ट है इट इज 1.22 mm। ये जनाब थिनेस्ट है, बाकी सबके ऊपर तो काम चलेगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चले तो कह रहे हैं जो वायर आपने ऊपर आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है जनाब, कह रहे हैं जब ये अनस्ट्रेच है, ओरिजिनल है, अभी इस पर मैंने लटकाया नहीं है कुछ भी, तो इसकी ओरिजिनल लेंथ है 11.2 मीटर। कह रहे हैं बताओ कितना एक्सटेंशन हो जाएगा जब आप इसके ऊपर स्फीयर लटकाओगे। ठीक है, यंग मॉडुलस बता दिया उन्होंने। अब जब खुद देखिए बड़ा उसने यंग मॉडुलस बताया है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि हमने यंग मॉडुलस की तरफ जाना है। ऑल्दो कि उसने एक्सटेंशन पूछा है, तो सर एक्सटेंशन तो स्ट्रेन के फॉर्मूले में आ जाता है। स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। लेकिन खुद सोचिए एक्सटेंशन कैलकुलेट करना है, लेंथ गिवन है, पर उसने स्ट्रेन नहीं दिया है। और जब उसने स्ट्रेन नहीं दिया है तो अब हमें मजबूरन यंग मॉडुलस के फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कहता है कि यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और इसमें से मैं कहूंगा पहले स्ट्रेन को ना सब्जेक्ट बना लें। तो जब आप स्ट्रेन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस। सर स्ट्रेस क्या होता है भाई? सर स्ट्रेस होगा इस टॉपिक के लिए, हमने जो लोड हैंग कराया है, स्फीयर हैंग कराया है, स्फीयर का वेट है 28 केजी, तो 28 केजी मास, ग्रेविटी 9.8, ये तो हो गया वेट। वेट डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। और डी कौन सा वाला सर? जो अभी अभी हमने सेलेक्ट किया है, हमने सेलेक्ट किया 1.22 वाला, 1.22 वाला मैंने वायर सेलेक्ट किया है। तो ये हो गया मेरे लिए पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है जनाब, इससे आ जाएगा ई इंटू स्ट्रेन। अगर मुझे खाली स्ट्रेन कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन अपॉन लेंथ इज इक्वल टू, इस पूरे नंबर को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा ना, उस रिजल्ट को बेटा मैं डॉटेड में लिख रहा हूँ कि कुछ आएगा। ठीक है ना, कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को आप यंग मॉडुलस से डिवाइड करोगे और लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, अब सवाल में बेटा कोई मुश्किल चीज है नहीं। मैं अगर नंबर लिख के दिखा रहा हूँ ना तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। लेंथ डिवाइड है, लेंथ वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बेटा वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से ये पूरा नंबर निकाल चुके होगे, जो नंबर आए उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना। सर लेंथ कितनी है? लेंथ है 11.2 मीटर। यंग मॉडुलस कितना है? यंग मॉडुलस में मैं जकी को थोड़ा सा तंग करूंगा। जकी बेटा बताना इसको क्या पढ़ोगे, इसको बेटा क्या लिखोगे मतलब? जकी 200, और आगे क्या लिखूंगा? नहीं बेटा बड़ा आसान सा नंबर है यार, जीपीए। पीए तो पता है आपको, पता है पास्कल लिखा हुआ है। ठीक है ना, जी क्या चीज है? खाली जी पढ़ के बताओ। हाँ गीगा बेटा, गीगा। और गीगा की वैल्यू क्या होती है बोलो? ये गलत बोल गए आप। इसका मतलब है टेबल तुमने याद नहीं करा हुआ यार। बेटा टेबल याद करो ना। आपने एक्सपोनेंट 6 बताया, एक्सपोनेंट 6 मेगा होता है। गीगा याद करो, एक्सपोनेंट 9 होता है। और टेरा भी याद करो, एक्सपोनेंट 12 होता है। किलो तो याद होगा, एक्सपोनेंट 3 होता है। ठीक है, तो बेटा बस मैं आपसे ये चेक करना चाह रहा था और मैंने आपको सही पकड़ा है। आपको गीगा याद नहीं है बेटा, गीगा होता है एक्सपोनेंट 9। ठीक है जनाब, तो यंग मॉडुलस इज 200 गीगा पास्कल, लेंथ इज 11.2। ये सारे नंबर आप सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मैं बेटा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो इसका आंसर आ रहा है जी 0.0132 मीटर। और इसको भी मैं कहूंगा भाई, जब पूरा ही सवाल मिलीमीटर में किया था तो इसको भी मिलीमीटर में कर देते, तो ये बन जाएगा 13 मिलीमीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 2 3, तो ये बन जाएगा 13.2 मिलीमीटर। ठीक है ना, अब तो कैलकुलेशन आपस की बात है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। फॉर्मूला याद कराना चाह रहा है आपको कि यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस होगा वेट अपॉन एरिया, वेट एम इंटू जी, एरिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ये नंबर सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में, फिर स्ट्रेन पर आ जाओगे एक्स अपॉन एल।
एक्स कैलकुलेट करना है तो एल अपॉन ई उधर आके मल्टीप्लाई, लेंथ 11.2, सारे नंबर सॉल्व करोगे बड़े मजे से आंसर आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा जी, इसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में पहले हमें एक कहानी सुना रहा है, तो दिल चाहे तो भैया उसकी कहानी सुन लेना। अलबत्ता जो काम की बात है वो कह रहा है डेंसिटी इतनी है। तो भाई डेंसिटी पूछ रहा है असल में, और डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जहां लिखा हुआ है मास, तो मास खुद बता रहा है जी 175 ग्राम। किलोग्राम में कन्वर्ट करो क्योंकि डेंसिटी उसने किलोग्राम में दी हुई है, तो इट इज 175 किलोग्राम। नीचे लिखा हुआ है वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए उसने दिया हुआ है डायामीटर। सर डायामीटर दिया हो तो फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और डायामीटर है 5.06 एक्सपोनेंट -2 का क्यूब। ठीक है जनाब, वॉल्यूम पाई अपॉन फोर, पता नहीं पाई अपॉन फोर मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, ये होता है 4/3 पाई। वॉल्यूम होता है स्फेयर का, स्फेयर का वॉल्यूम होता है, मेरे दिमाग में पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा है, सॉरी भाई। ये स्फेयर है, और अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर स्फेयर का वॉल्यूम यानी बॉल है ना बेटा, बॉल, बॉल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो मैंने बेटा लिखा 4/3, ये पाई की वैल्यू और ये r क्यूब। इन सारे नंबरों को सॉल्व करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी उसने बोला शो दैट 2600, पर वो 2600 के बजाय 2580 आएगी, तो उसको आप राउंड ऑफ करोगे तो हम मान लेंगे जनाब इसके बराबर है, वरना एक्यूरेट आंसर जो बाय कैलकुलेशन आएगा इट विल बी दिस। तो डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, और इस क्वेश्चन की खास बात, वॉल्यूम को लीजिएगा वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, और स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है जनाब, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक तो सही है। क्वेश्चन नंबर, हाँ बेटा बोले। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ आपने मुझे सही रोका इस बात पे कि सर क्वेश्चन में उन्होंने दिया हुआ है 5.06, दैट इज डायामीटर, और अगर वो डायामीटर है आपको चाहिए रेडियस, तो 5.06 को करेंगे आधा, और जब आप इसको आधा करेंगे तो कितना बनेगा 2.53। तो बेटा मुझे लिखना चाहिए 2.53। ठीक है बेटा, इस सवाल को करने में मेरे घर में इंटरनेट का एक इशू चल रहा है, जो बंदा सामने काम कर रहा है, तो उसकी वजह से मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर हुआ। तो मैं एक तो आप देखिए ना, मुझे तो ये वाला फार्मूला भी याद नहीं आया और मैं फार्मूला लगा रहा था फोर, सॉरी, जो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 वाला होता है। ये पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 नहीं है, इट इज अ बॉल, बॉल का स्फेयर, स्फेयर का वॉल्यूम ये होगा, और इसके अंदर भी डायामीटर नहीं रेडियस यूज होगा। तो जनाब ये सवाल हमने अब कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आए। क्वेश्चन नंबर 11 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो भाई दो 6 नंबर का सवाल होता है ना, तो पहले तो होशियार हो जाए, कुछ बहुत ही लंबी होने वाली है इसके अंदर। एक बात, दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में लफ्ज आ रहा है रेजोल्यूशन, इस क्वेश्चन में लफ्ज आ रहा है रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन का लफ्ज आता है भाई यूनिट 3 के सवाल में। तो अगर आप बोले सर करा दें, हम हिम्मत करके हम कर लेंगे, है वही सब कुछ इसके अंदर, यंग मॉडुलस और सारी चीजें वही आने वाली है, लेकिन है ये यूनिट 3 का सवाल, ये यूनिट 1 का सवाल है नहीं। अब्दुल मोमिन क्या कहते हैं, हिम्मत करें यूनिट 3 टाइप का सवाल कराने की, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी और पता नहीं क्या कुछ आने लगेगी। अब्दुल मोमिन मशवरा दें मुझे बेटा, है ना, स्किप कर दो चल ठीक है, क्योंकि आप तीनों में से कोई भी ना यूनिट 3 दे नहीं रहा। कोई यूनिट 3 दे रहा होता ना तो मैं ये करा देता, यूनिट 3 आप में से कोई भी नहीं दे रहा 20 जनवरी में। तो आप सही कह रहे हैं, छोड़ दें, क्योंकि इसकी अनसर्टेनिटी इतनी आसान नहीं है। ठीक ठाक दिमाग घुमाऊंगा मैं आपको नए नए फार्मूले सुना के, और 6 नंबर का सवाल है, स्किप कर देंगे। ठीक है जी, हमने आपसे मशवरा लिया, हमने आपकी बात को मान भी लिया जी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कह रहे हैं कि जो कंक्रीट होता है, तो आपको पता है जनाब कि बिल्डिंग्स जो बनाते हैं वो कंक्रीट की बनाते हैं, और कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, इसके ऊपर जितना भी लोड डाल दो इतने आराम से ये दबता नहीं है जब ये सॉलिड हो जाता है, वगैरह वगैरह।
कहते हैं कंक्रीट के अंदर अगर हम स्टील की रॉड्स डाल दें तो सर ये इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो पहले तो कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुन ली हमने, काफी अजीब सवाल पर है। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी। तो भाई कभी भी स्ट्रेन एनर्जी पूछे ना, तो स्ट्रेन एनर्जी का एक फार्मूला होता है हाफ एफ एक्स, और दूसरा फार्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। दो फार्मूले हमारे पास। अब सवाल देखेंगे फिर हमें आइडिया हो जाएगा कौन सा है। तो आप जरा गौर कीजिए, क्वेश्चन में फोर्स दी हुई है और एक्सटेंशन दिया हुआ है। तो जकी बेटा बताना, फोर्स पता है, एक्सटेंशन पता है, जकी बेटा बताएं कौन सा फार्मूला सूट कर रहा है टू कैलकुलेट स्ट्रेन एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है? इतना सोचने वाला सवाल तो नहीं है यार। सर एफ दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, सीधा सीधा सर ये फार्मूला मारे। चले बेटा, हाफ एफ एक्स, हाफ ये रहा बेटा, फोर्स है 130 न्यूटन, एक्सटेंशन है बेटा 4 एक्सपोनेंट -4। सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.26 जूल। तो इसमें ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 नंबर का सवाल है और 2 नंबर का सवाल ऐसे ही छोटा सा होता है। बस जहाँ 6 नंबर का सवाल है ना, वहां जरा समझ लो कि कुछ तबीयत खराब करेगा ये आपकी। 2-3 नंबर के सवाल तो छोटे छोटे ही होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 के मार्क्स देखें, 7 नंबर का सवाल है। तो 7 नंबर समझ रहे हो कि 7 नंबर होंगे, ठीक है। और इस सवाल में जो सबसे बड़ी बेहूदगी है वो ये कि अगर कोई स्टूडेंट यूनिट 2 का भी पेपर में अपियर हो रहा है, उसको वेव स्पीड का फॉर्मूला आता है। और ये वेव स्पीड का फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एफ लेमडा, खाली एफ लेमडा वाला नहीं है, इसमें दो फार्मूले यूज होंगे। और यूनिट 2 जो है वर्षा दे रही है, इसलिए हम वर्षा का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। वर्षा बता ना, वेव स्पीड का एक फार्मूला होता है एफ लेमडा, एक और फार्मूला होता है वेव स्पीड का। जल्दी से बताओ वर्षा बेटा, क्या फार्मूला होता है वेव स्पीड का यूनिट 2 में? बिल्कुल सही आपने बता दिया, सही बताया जी, बिल्कुल सही बताया। ठीक है ना, अब ये फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। और दो में से ऑब्वियसली भी आपने दूसरा फार्मूला देखा हुआ ही नहीं, क्या है नंबर 1। नंबर 2 और देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि इस में स्टेशनरी वेव बन रही है। अब बताओ बेटा, जब स्टेशनरी वेव बन रही हो तो स्टेशनरी वेव भी यूनिट 2 का टॉपिक है। तो फिर मैं अब्दुल मोमिन से रब्ता करूंगा, अब्दुल मोमिन मुझे मशवरा दो, सवाल कराऊं ही नहीं कराऊं। ये 7 नंबर का सवाल है, समझ लो कि तबीयत सही कर देगा। क्या कहते हैं? या आप अगर कहें, या अगर आप कहें तो मैं हल्की सी नॉलेज, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला भी आपने देखा कि मैंने वेलोसिटी का फार्मूला लिखा √T/μ, और जो म्यू है ना, इट इज मास पर यूनिट लेंथ। तो हम किसी तरह से काम चला सकते हैं। इसी तरह जो स्टेशनरी वेव होती है ना बेटा, स्टेशनरी वेव में होता ही है कि कोई स्ट्रिंग होता है, और वो स्ट्रिंग ना बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा होता है। और जब स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन से, ठीक है जनाब, जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना, वो स्टैंडिंग वेव इस तरह से बनती है। इन स्टैंडिंग वेव में यहाँ पे जीरो वाइब्रेशन है, यहाँ पे जीरो वाइब्रेशन है, यहाँ पे बहुत जोरदार वाइब्रेशन हो रही होती है। तो इसका नाम होता है स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव में जरा एक छोटी सी बात सुन लेना, जब मैंने इतना सुना दिया है। सर जहां पर वाइब्रेशन नहीं हो रही होती, जहां पे वाइब्रेशन नहीं हो रही, मैंने देखिएगा जानबूझ को एक सर्कल बनाया है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इस जगह पे वाइब्रेशन नहीं हो रही। जहां वाइब्रेशन नहीं हो रही होगी उस जगह को हम लोग कहते हैं यूनिट 2 में नोड। जहां वाइब्रेशन नहीं हो रही है, ये समझ लें सवाल में खाली वर्षा के लिए करा रहा हूँ। हाँ बेटा वर्षा, जहां पे वाइब्रेशन नहीं हो रही ये भी नोड, जहां वाइब्रेशन नहीं हो रही ये भी नोड, ठीक। और जहां जोरदार वाइब्रेशन हो रही होती है वर्षा, उसे क्या कहते हैं? एंटी नोड कहते हैं। ठीक है जनाब। अब हुआ बेटा कुछ यूं कि किसी स्पाइडर ने वेब बनाया, जाला बनाया, उस जाले के ऊपर बारिश हो गई, बारिश के ड्रॉपलेट्स आ गए, ठीक है ना, बारिश के ड्रॉपलेट्स आ गए। अच्छा, फिर इस वेब के ऊपर कोई इंसेक्ट फंस गया, उसके फंसने से वाइब्रेशन उसने करा दी। जब वाइब्रेशन कराई तो बहुत सारा पानी नीचे गिर गया, और बहुत सारे पानी के ड्रॉपलेट्स इसमें फंस गए। और जब वो फंसे तो क्वेश्चन में कह रहा है जनाब ये स्टैंडिंग वेव बनी हुई है।
मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे के समझ में आने वाला है ये सवाल। तो स्पाइडर ने स्पाइडर सिल्क में जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन की वो 7.9 हर्ट्ज है। और जहां जहां ड्रॉपलेट बने हुए हैं ना, ड्रॉपलेट बने हुए हैं, तो ये ड्रॉपलेट ऐसी जगह पे बने होंगे जहां वाइब्रेशन जीरो होगी। और आपको याद है जहां वाइब्रेशन जीरो होती है इट इज कॉल्ड नोड, इट इज कॉल्ड नोड। और जहां वाइब्रेशन जोरदार हुई होगी तो जोरदार वाइब्रेशन में ड्रॉपलेट नीचे गिर गया होगा। और जब ड्रॉपलेट नीचे गिर गया होगा तो स्टैंडिंग वेव ऐसी बनी होगी। अब इस स्टैंडिंग वेव में खाली वर्षा समझ रही है सवाल। नोड से नोड तक का डिस्टेंस वर्षा कितना होता है? लैम्डा बाई टू होता है। ठीक है। कह रहे इस लैम्डा बाई टू को अब्दुल मोमिन क्या बोलते हैं, सवाल कंटिन्यू करूं या मैं आपका टाइम जाया कर रहा हूँ? मेरे ख्याल में टाइम जाया कर रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल मैं वर्षा को अकेले में भी करा दूंगा। वर्षा मेरे से यूनिट टू की अलग से क्लास पढ़ती है। तो वर्षा बेटा ये सवाल तुम इससे अलग कर लो बेटा, बाकी बच्चों के साथ मैं जुल्म करूंगा तुम्हारी वजह से। ठीक है ना? ये गलत है। क्योंकि जब किसी बच्चे को ना स्टेशनरी वेव पता है ना कुछ। लेकिन यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहा इस सवाल को फिर ये यूनिट वन में किस तरह से डाल सकते हैं। अब्दुल मोमिन कमेंट करें। इसको यूनिट वन में फिर तो नहीं डालना चाहिए ना सवाल। अच्छा बस बस सही है, बस सही है, बस ठीक है। ये आपने और अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप और आप सारे बच्चे आईएएल वाले हो तो ऐसा सर हो ही नहीं सकता, वो उसके अंदर सवाल डाले। ठीक है बेटा, आपने बेहतरीन जस्टिफाइड करा दिया इस चीज़ को। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको अब हम यहीं पे बेटा स्टॉप कर सकेंगे। और ये अगला सवाल कैलकुलेशन वाला है नहीं, बातों वाला है। तो अगले सवाल को भी देख लो यार, इस सवाल को भी देख लो। अगले सवाल के अंदर कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ बातें बातें। बातें बातें क्या है? तो जरा बातें सुनिएगा। पहले तो पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपने रोलर कोस्टर्स यकीनन अम्यूजमेंट पार्क के अंदर देखी होंगी। ठीक है जनाब। और जो रोलर कोस्टर होती हैं तो जो उनका ट्रैक होता है, ठीक है जनाब, उस ट्रैक को बोलते हैं रोलर। और उसके अंदर जब कोस्टर डाइव करती है, और टॉलेस्ट रोलर कोस्टर है थ्रिल पार्क। पहले पूरी कहानी पढ़ लें, इतनी लंबी कहानी अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो पूरी कहानी सुना रहे हैं, और पूरी कहानी सुनाने के बाद अब मैं इस कहानी को रोक के मैं डायरेक्ट किसी बच्चे से बात बोलूंगा तो मुझे बच्चा वो बता देगा। यार जकी ये बताओ कि रोलर कोस्टर के जो ट्रैक बने हुए होते हैं वो स्टील के फ्रेम होते हैं या लकड़ी के फ्रेम होते हैं? स्टील के फ्रेम होते हैं। आपको लगता है कि अगर लकड़ी के फ्रेम पे रोलर कोस्टर चलेगी तो आप उसके ऊपर बैठना पसंद करेंगे? वजह? आ, हाँ बस 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 यही मेरा सवाल है आपसे। ठीक है ना? स्टील पे मैं बेफिक्र होकर बैठूंगा। अच्छा अब इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में आओ। सर अब फिजिक्स की लैंग्वेज में आएंगे ना, तो सर स्टील का हम लोग कैलकुलेट करेंगे यंग मॉडुलस, और फिर हम वुड का कैलकुलेट करेंगे यंग मॉडुलस। लेकिन मैं आपको पाकिस्तानियों का हिसाब किताब बताऊं, पाकिस्तानियों का। ठीक है? आप तो खैर सारे पाकिस्तान से बाहर वाले बच्चे हो। पाकिस्तान में जो ये लगते हैं ना सर्कस वगैरह, तो इन सर्कस में डेथ डेथ वेल लगते हैं, मौत के कुएं बनाए जाते हैं। वो मौत के जो कुएं होते हैं जिसको हम डेथ वेल कह रहे हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं। ठीक है? और उसके ऊपर रोलर कोस्टर नहीं, एक नॉर्मल सी कार लेते हैं और कार को दीवारों पे चला रहे होते हैं। और जब कार दीवार पे चल रही होती है तो हम देखने वाले लोग उसी लकड़ी के तख्तों वाले दीवार के ऊपर ऊपर से खड़े होके झांक के नीचे देख रहे होते हैं। और जब देख रहे होते हैं, जब कार उसके ऊपर चलती है तो लकड़ी के तख्ते और कार, और जब वो चलती है तो ऐसा जबरदस्त किस्म का शोर होता है। और उस शोर में अब यकीन करें कि हम सबको डर लग रहा होता है कि अब ये पूरा फ्रेम टूटा और अब ये पूरा फ्रेम टूटा। और खुदा न खास्ता फ्रेम टूटे तो गाड़ी वाला भी मरेगा, और हम लोग भी ऊपर से खड़े होकर देख के मरेंगे क्योंकि बहुत हाइट के ऊपर खड़े होकर देख रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम सब पाकिस्तानी टिकट लेके उस थ्रिल को एक्सपीरियंस करते। जकी बेटा मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? इस तरह की बात अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी कि लोग देखते हैं भाई खड़े होके, और वो जो ट्रैक बना हुआ होता है वो कोई स्टील स्टील का नहीं बना होता, लकड़ी का फ्रेम बने हुए होते हैं। अच्छा खैर ये हमने आपको पाकिस्तानी लोगों के कारनामे सुनाए। अब जरा टॉपिक पर आ जाए। टॉपिक ये है कि सर दो इन्होंने आपको वो बना के दिए हुए कहते हैं ग्राफ। ठीक है? और दोनों ग्राफ के अंदर जकी देख लीजिए कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। और स्ट्रेट लाइन नहीं होने का मतलब ये है कि ये हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा।
बाकी सारी चीजें अपनी जगह है। ठीक। अच्छा, अब इसके अंदर भी जरा बिल्कुल आज की क्लास के पहले सवाल की तरह देखना कि बताइए किसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, किसका यंग मॉडुलस कम है। और जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टिफ होगा, और जब स्टिफ ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ज्यादा हार्ड हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए फिर हम वही वाली बात कहेंगे कि सर कोई अपनी मर्जी से ना आप स्ट्रेस ले लें। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने ये अपनी मर्जी से एक स्ट्रेस की वैल्यू ले ली, सॉरी स्ट्रेन की वैल्यू ले ली। ठीक है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन मैं चेक करने जा रहा हूं दोनों का स्ट्रेस। तो बताइएगा स्ट्रेस स्टील का बहुत ज्यादा आ रहा है और स्ट्रेस उसके मुकाबले में वुड का बहुत कम आ रहा है। ठीक है। और याद करना स्ट्रेस का मतलब वही है जो रिएक्शन फोर्स आती है। ठीक है। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स आती है, उससे स्ट्रेस डेवलप होता है। उसी से आपको ये वाली बात समझ में आएगी कि स्ट्रेस में जो इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो ज्यादा होती है, और जब वो ज्यादा होती है तो वो स्ट्रेस ज्यादा देती है, मतलब वो ज्यादा लोड बर्दाश्त कर सकती है और टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। ठीक है जनाब। अच्छा, अब आपने खैर इसको लेकर जो कमेंट्री करनी है, वो कमेंट्री क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, इंग्लिश अच्छी खासी लिखनी है, और जो बात समझाने वाली है वो बात मैं समझा चुका हूँ। जरा सुनिएगा पहली बात, सर स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है, वुड का यंग मॉडुलस कम है। सर वजह बताएं। भाई यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो जिसका स्ट्रेस ज्यादा है, किसका स्ट्रेस ज्यादा है, सर स्टील का स्ट्रेस ज्यादा है, तो इसका यंग मॉडुलस ज्यादा होगा। ठीक है जनाब। तो स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा है और इस वजह से स्टील ज्यादा स्टिफर है। ठीक। अब उसके बाद जो और कर रहे हैं ना, इतने सारे और लिखने की जरूरत नहीं है भाई। ये दो ही सेंटेंस अगर कोई बच्चा याद कर ले लिख ले तो बहुत है कि यंग मॉडुलस ज्यादा है इसलिए स्टील जाए ज्यादा स्टिफर है। और जब ज्यादा स्टिफर है तो इसमें कम चेंज आएगा, उसमें डीफॉर्मेशन कम होगी, स्टील में डीफॉर्मेशन कम होगी, इसलिए स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा होगा। ठीक है जनाब। स्टील इतने आराम से ब्रेक नहीं होगा, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस वुड के ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा होगा, मतलब स्टील स्ट्रॉन्गर है। ठीक। स्टील ज्यादा फोर्स तक विद स्टैंड करेगा। अच्छा, इसलिए विदाउट ब्रेकिंग स्टील ज्यादा फोर्स तक ज्यादा लोड बर्दाश्त कर सकता है स्टील फॉर द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इतने सारे पॉइंट दिमाग में आपस की बात है, एग्जाम में नहीं आने वाले, इसलिए बेहतर है कि आप इस तरह के एक सवाल को याद कर लें। एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कहानी बदल के कोई से दो मटेरियल दे देगा, दो मटेरियल दे के पूछेगा बताइए कमेंट्री करें 5 नंबर की। अब 5 नंबर की कमेंट्री बेटा जब तक किसी बच्चे ने इसको पूरा प्रॉपरली याद नहीं किया हुआ होगा, और याद क्या करके रखना है भाई, पहले तो हम चेक कर लेंगे किसका स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, किसका स्ट्रेस कम आ रहा है। बस ये वाली बात पता चल गई तो उसके बाद फिर सबका आंसर वही लिखना है जो अभी इसके अंदर वो लिखने जा रहा है। ठीक है जनाब। तो जो स्टील की कोस्टर्स होती हैं कैन बी बिल्ट that withstand larger force from faster cars etc। तो इसको बेटा अगर याद नहीं करोगे तो मैं नहीं मानता कि एग्जाम में आप 5 नंबर का इतना सारा कंटेंट खुद से लिख लोगे। खुद से लिखने के लिए इतना सारा कंटेंट दिमाग में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये याद करना चाहिए, आपको बेटा ये याद करना चाहिए। ठीक है जी। तो बेटा आज मैंने स्ट्रेस